कहाँ से शुरू करूं मैं? ओ माय गॉड, दिस इज माय ड्रीम कम्स ट्रू टू सी बोथ ऑफ यू ऑन स्क्रीन. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, रेणुका शाहनी एंड सिद्धार्थ काक साहब. थैंक यू सो मच. सो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही होगा कि सुरभि के बाद कभी आप लोगों ने इस तरह बैठकर इंटरव्यू दिया है आपस में एक साथ? रेणुका जी अभी जब नहीं कई बार दिया है. हाँ जी बिल्कुल रजिया जी. एक तो प्रेस के लिए काफी सारे इंटरव्यूज दिए हमने, और उसके बाद आजकल इनफैक्ट लॉकडाउन के समय हमने इंटरव्यू दिया है या जूम पे ही. तो अभी वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट, नहीं सिद्धार्थ? बिकॉज व्हेन आई थॉट के मेरे को सिद्धार्थ साहब से और आपसे बात करनी है, तो मैं यार मैं अकेले नहीं करूंगी दोनों से. आई वांट बोथ ऑफ देम टुगेदर. बिकॉज जब हमने इंडिया छोड़ा था, मैं 2000 में आई थी यहाँ, तो मैं आखिरी एपिसोड देखकर आई थी, और उसके बाद फिर मेरा कनेक्शन खत्म हो गया. यहाँ पे आई, टाइम काफी रहा, तो बिजी के आपको ड्राइविंग सीखनी है, दिस एंड दैट, तो उसमें उलझ गई और फिर पता चला कि वो खत्म हो गया. मैं फिर मैंने कोई सच बात तो ये है रजिया जी कि ये जो आप कहती है ना कि क्या आपने कभी इंटरव्यू साथ में किया कि नहीं, सुरभि से काफी चीजें हुई हैं जिनसे हम अलग अलग तरीके से जुड़े हैं. कोई पर्सनल चीजें हैं और कुछ प्रोफेशनल भी हैं. और आप मान लीजिए कि रेणुका जी जो है हमारी सुरभि फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं, तो हमारी मुलाकात उसके जरिए होती है. और वैसे भी कई चीजों में कंसल्टेशन भी होती है, बात भी होती है. और एक हमने एक टीवी शो भी किया था, दूसरा शो किया था जो सुरभि जो था वो इट वाज कल्चर के स्किल्स, और हमने एक और शो किया साथ में कुछ देर के लिए, वो उसका नाम था हुनरबाज, और वो है लाइवलीहुड के स्किल्स. तो वो भी हमने साथ में पेश किया. जी हाँ, तो उसके लिए तो वी हैव रिमेन्ड इन टच. और मैं इतना ही कहूंगा कि हो सकता है कि कोई जो एंकर्स के रूप में पहले प्रोफेशनली मिले हों, और वो 20, 25, 30 साल के बाद भी फिर भी अच्छी रिलेशनशिप जुड़े हो, जुड़े हो, झगड़े नहीं हुए हैं. और क्योंकि ये तो बहुत इत्तेफाक की बात है. I've never found someone as committed or as dedicated as Renuka has been. Whenever she decides to do something, she does it very well. Yeah. तो बात Thank you so much. Thank you. That's really sweet, Siddharth. Thank you. So fact I don't. मैं जब और तो कोई है नहीं जी. हाँ बताइए. हाँ नहीं, मैं जब आप दोनों मतलब सुरभि के बारे में और आपके बारे में बात कर रही थी, देख रही थी, पढ़ रही थी, रिमाइंड कर रही थी चीजें कि किस तरह से शो आता था. और आई सॉ द पिक्चर्स के थाउजेंड्स पोस्ट कार्ड्स और लेटर्स आते थे आप लोगों के लिए. लेकिन अभी सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, जब आप लोग बहुत सारे लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स रिसीव करते थे, और आपने कहीं लिखा भी था कि शायद वो सिद्धार्थ जी के खत से भी ज्यादा ऊंचा होता था, बिल्कुल फाइल्स होते थे, इतने खत आते थे. और आज सोशल मीडिया जो है बिल्कुल इट्स अ नॉर्म ऑफ आवर लाइफ. और जो भी फनकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं अपने फैन से. आप लोग कैसे देखते हैं इस चीज को? क्या ये ठीक है कि एक आम आदमी फनकार की पर्सनल लाइफ तक पहुंचा हुआ है? ही नोज आज अमिताभ जी ने क्या किया, और कटरीना कैफ क्या कर रही हैं, और रेणुका शाह ने आज किससे मिली. इज इट रियली गुड? कहीं ना कहीं प्राइवेसी हर्ट हो रही है या नहीं? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ रजिया जी. ऑफ कोर्स रेणुका जी वो अच्छा जवाब देंगे आपको, लेकिन आप मुझे बताइए, इसमें कोई अल्टरनेटिव है, गुड या बैड हो? और एक और बात आप मुझे बताइए, संस्कृति जो है वो हमेशा चेंज होती है, इवॉल्व होती है. आपको नए नॉर्म्स निकालने पड़ेंगे, आपको इसी में एक नया इथॉस, एक नए एथिक्स डालने होंगे. नहीं डालेंगे तो फिर वो डाउनहिल जाएगा ही. हमारे जमाने में इतना ही मैं कहूंगा कि हमने जब शुरू किया तो उस वक्त ये था कि भाई 4 मिनट से ज्यादा अगर आप कोई प्रोग्राम देंगे,
कोई भी सेगमेंट आप देंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमको लगा कि ओ माय गॉड, अभी जो है लोगों के अटेंशन चला गया है, अभी तो कोई देखते नहीं है। वही जो आप कह रही हैं, अभी तो ये जो है लोग ऊब जाते हैं, उनको आपको मटेरियल वर्ल्ड है, जल्दी उनको सेटिस्फाई करने पड़ेगा, तो हमने 4 मिनट को उस वक्त चुना। आज आप 4 सेकंड भी नहीं कर सकते, लेकिन ये हकीकत है। आप इसको नहीं मानोगे तो आप अपने पास्ट में ही रहोगे। हाँ नहीं, मेरे मेरे ख्याल से रजिया जी, एक तो कोई भी कलाकार तभी बहुत अच्छे से लोगों के साथ जुड़ा होता है जब आप समय के साथ चलते हो, वरना आप इतिहास बना नहीं सकते, आप इतिहास बन जाते हो। फिर कोई आपके पास ना कोई पूछने आता है, ना कोई, मतलब यू कांट रेस्ट ऑन योर, जो हुआ वो हुआ, वो बात अलग है। दूसरी बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सोशल मीडिया की ही बात है कि कुछ टीआरपीस के ऊपर बड़ी डिस्कशन चल रही है आजकल इंडिया में। हाँ, तो टीआरपीस के कोई केस भी चल रहा है, तो उसके तहत सोशल मीडिया पे किसी एक हमारे फैन ने ये हमारी दोनों की तस्वीर, जो एक बहुत बड़ा एक पाइल ऑफ लेटर्स के साथ हम दोनों की जो तस्वीर है, हम दोनों पढ़ रहे हैं लेटर्स को, ऐसी तस्वीर डाली और बोला कि ये है असली टीआरपी। उस समय मतलब उसको मैनिपुलेट करने की बात ही नहीं थी। ये जो प्यार था या अफेक्शन था उस कार्यक्रम के लिए, वो लेटर्स के द्वारा और पोस्टकार्ड्स के द्वारा हम तक पहुंचता रहता था, और उसमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई भ्रष्टाचार नहीं था। तो ये है असली टीआरपी। तो मुझे लगता है उसमें, सॉरी, बोलिए। मैं देखा, ये मुझे लगता था कि एक्चुअली हम पे एक रिस्क था कि हम हर हफ्ते रिस्क करते थे कि हमको दिखाना पड़ रहा है कि लोग हमको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हो सकता है ना भी रिस्पॉन्ड करें, तो भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आदत हो गई है लोगों को। तो हाँ, जैसे रेणुका जी कहती थी कि वो तो एक असली टीआरपी था। वक्त की बात है कि हमने बहुत कोशिश की कि लोगों को समझाएं कि देखिए, इतने सारे पोस्ट कार्ड आते हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, कि कितने लाखों में ये पोस्ट कार्ड आते हैं। आप अगर उन तक पहुंचना चाहते हैं अपने मार्केटिंग के जरिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी अगर आप चाहते हैं, तो ये आप इनको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वो बहुत अर्ली टाइम था, लोगों को उसका एहसास नहीं था। नहीं, और दूसरी बात ये भी है रजिया जी, सोशल मीडिया के बारे में जो हम सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलत चीजें भी होती हैं, बहुत अब्यूजिव बिहेवियर खास तौर पे महिलाओं के साथ हम देखते हैं। और लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, जैसे आपने कहा कि हमने छींका तो लोगों को पता चलता है कि क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि हम क्या होता है कि किरदार जो होते हैं वो हम नहीं होते, तो हम असली रूप में कैसे हैं, ये आज के समाज माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाना भी एक अलग किस्म का उसमें चार्म है। जैसे मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मैं क्यों हूँ सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव, क्योंकि मुझे लगता है कि जो किरदार मुझे आज तक मिले हैं वो शायद उतना मेरे अंदर जो भी चीजें हैं वो पहुंचा नहीं पाए। तो मेरे फैंस या जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे बारे में जानने के लिए, तो वो डायरेक्टली मेरे मुंह से ही सुने, ना कि किसी और ने बोला, किसी और ने लिखा। तो लोगों को पता चलता है कि मेरे ओपिनियंस क्या हैं, या मैं कैसी हूँ असल जिंदगी में, मुझे क्या क्या पसंद है, तो ये मैं खुद ही शेयर कर रही हूँ। तो उसका रूप अलग अलग हो सकता है, उसका एक कमर्शियल रूप भी होता है, आप इस्तेमाल करते हो अपने काम के लिए भी, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि जो आप हो उसका एक आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हो। और विद द न्यू जनरेशन, क्योंकि अभी एक जमाना हुआ काफी सारे लोगों ने सुरभि देखा नहीं है, जो आज के बच्चे हैं उन्होंने तो सुरभि देखा नहीं है, लेकिन अगर उनको ये जानना है कि मैं कौन हूँ, तो कम से कम सोशल मीडिया, आजकल यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि आपके जो ओपिनियंस है हमको बहुत अच्छे लगते हैं, आप भले ही काम पता ना हो, यू नो। So I think for any person, social media in that sense is very, very important. It is. पर आपका उसका सही इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। Exactly. लेकिन मैं इसको ऐड करूं, माफ कीजिए, आपको हम कोई चांस नहीं देने वाले हैं बात करने के लिए रजिया जी। ये अब सोशल मीडिया
का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया बाय इटसेल्फ एक न्यूट्रल चीज है। इसका उसको इस्तेमाल कैसे करते हो, उससे वो अच्छा होता है या खराब होता है। अब आप देखिए, रेणुका जी, आपने बोला था एक जगह कहीं कि इट वाज अ कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ रिलीजन, रीजन, कल्चर एंड क्लासेस। इट वाज अ यूनिफायर एंड शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अबाउट सुरभि तो, और सिद्धार्थ जी ने भी कहा था कि we didn't know we were pioneering things. Surabhi gave me the opportunity to interact with my own people. तो वो जो एक नशा था अपने ही इलाके, अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों को एक्सप्लोर करने का, सो मेनी कल्चर, सो मेनी फूड, सो मेनी लैंग्वेजेस। हम कहते हैं कि हमारी जुबान और हमारा खाना और हमारा रहन सहन एवरी 20 or 50 माइल्स चेंज हो जाता है फ्रॉम कश्मीर कन्याकुमारी। तो जब आप लोग ये सब कर रहे थे, तो मोस्ट फेवरेट थिंग यू एक्सप्लोर, जो आपने कभी सोचा नहीं था कि अच्छा ये हमारे इंडिया में है मौजूद, एंड यू एंजॉयड अ लॉट, बोथ ऑफ यू। मेरी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि आई जस्ट डिस्कवर्ड द पीपल। मुझे सबसे ज्यादा उन्होंने सरप्राइज किया। और मतलब हम ये स्टडी करते हैं, जैसा आपने कहा कि इतने मीलों के बाद हर चीज बदलती है और हर तरीका बदलता है। और हमने ये स्टडी किया है कि हमारा देश कितना विशाल है, हमारे देशों में इतने सारे मजहब है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे रंग रूप हैं। लेकिन वो सिर्फ पढ़ा था, हमने एक्चुअली महसूस नहीं किया था। और महसूस जो हमने किया वो सिर्फ कला और संस्कृति का नहीं है, लेकिन जो लोग उसके पीछे थे, तो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण बात थी कि ये है असली भारत। और इसलिए चूंकि हम इतने विविध अलग अलग रूप के, रंग के, कल्चर के हैं, और फिर भी हम एक हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी फ्रॉम सुरभि, जो हमने एक्चुअली महसूस किया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। दैट्स माय बिगेस्ट टेक अवे। और जैसे रेणुका जी कह रही है कि ये अगर ये लोग नहीं हों तो हम नहीं हैं। हम कौन हैं? अभी हिंदुस्तान के जो आर्टिसंस हैं या क्राफ्ट्स पीपल हैं, वीवर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, अगर वो क्लासिकल हैं, अगर वो अपनी कला को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान की आत्मा कहाँ है? आप अपने आप को कैसे पहचानोगे? तो मैं एक्चुअली रेणुका जी की बात एक अलग तरीके से कहूंगा कि मेरी जर्नी जो है, जितना हम बाहर चलते गए और चीजें हम देखते गए, मैं उतना ही अंदर अपने आप में जर्नी करता गया, अपने आप को समझने और पहचानने का एक ये मकसद मुझे मिला। क्योंकि आप तो हिंदुस्तान से जाके फिर आप अमेरिका में गई थी, मेरा जो है पूरी एजुकेशन मेरी अंग्रेजी होती थी, मैं हिंदी तो बोल ही नहीं पाता था ठीक से, और मेरे सारे इमेजेस जो हैं वेस्टर्न इमेजेस थे। तो इसलिए आप जो कह रही थी कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी, मैं तो बड़ा टेंशन में था कि भाई लोग मुझे ढूंढ लेंगे कि ये आदमी ये ढोंगी है, इसको नहीं मालूम कुछ, एक्चुअली नहीं मालूम है। तो एक एक करके जैसे एक एक दरवाजा खुला, एक एक चीजें आईने अपने आप को देखा, और जो प्रेम जो 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 हमको मिला सबसे, लव एंड अफेक्शन, और ये जो पोस्ट कार्ड्स हैं, उससे मुझे धीरे धीरे संतुष्टि हुई कि भाई सिद्धार्थ, अभी वो दौर निकल गया। आज भी मैं आपसे एक्चुअली हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी हिंदुस्तानी, वो एक हिंदी और उर्दू का बहुत अच्छा मेल है। तो ये अब उसकी देन है, वो सुरभि की, और अब उसके में मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं अपना देश का वासी हूँ, मेरे देश ने मुझे अपनाया, अब मैं संतुष्ट हूँ। ये बात है मेरे लिए। और सुरभि का तो जो ऑडियंस था वो 5 साल से लेकर 90 साल तक का, जैसे रेणुका जी ने कहा था कहीं कि वो एक क्राउड था जो हर एज के लोग देखते थे। लेकिन आज चीजें बहुत बहुत सारी चेंज हो गई हैं और इस तरह के प्रोग्राम बन नहीं रहे हैं। तो जो फिल्म मेकर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस तरह के प्रोग्राम जो कुछ सीख कर उठे आदमी,
मतलब सिर्फ गालियां गुफ्तारियां ही सीखने को ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज जिसको देखने के बाद हमें लगे कि हाँ हमने 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट स्पेंड किया, तो आई हैव दिस सेंटेंस टू कैरी विद मी फॉर माई लाइफ, यू नो। तो मैं होगा आपको नहीं, मैं अब इस पे मेरी स्लाइटली डिफरेंट फीलिंग है, क्योंकि अगर हम वो कोशिश करेंगे ऐसा प्रोग्राम बनाना जिससे जो है लोगों को समझ में आए और वो जरा थोड़ा सा अक्लमंद हो जाएं, वो कोई नहीं सुनने वाला है, किसी को पढ़ाई लिखाई में कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए रेणुका जी हाल में एक बहुत ही मशहूर शो में उनके और उनके अजीज हस्बैंड आशुतोष जी ने वो हिस्सा लिया, उसका नाम है कपिल शर्मा शो। अब सच पूछिए आप मुझे, कपिल भी अपनी उसकी संस्कृति बहुत ही रूटेड संस्कृति है, और उसके ह्यूमर के जरिए जो आप अलग अलग किस्म के लोग से मिलते हैं और उनके किस्से सुनते हैं, आपके सामने हिंदुस्तान साक्षात नजर आता है आपको, और उससे वो लोगों को एक्चुअली प्रोत्साहन देते हैं, इनकरेज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे कैंसर हो रहा है लेकिन आपका शो देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे एक यू नो आई फील इनकरेज दैट यू नो देयर समथिंग टू लिव, बट हौसला मिलता है। एंड आई फाउंड दैट इन हिज शो the way the information comes to you, not because it is given to you as information that you should learn and be improve, but simply because this is what it is to be a good Indian, is the essence of his show. It's a very wholesome show. It's a family show also. Yeah. Well, but that is a new technique of reaching to people. So आप जैसे आप कह रही हैं, अब वो शो बन रहे हैं, शायद आपको अभी उसको दूसरी नजर से देखना पड़ेगा कि ये कौन से शोज हैं जो ऐसे बन रहे हैं और जो इतना लंबा चल रहे हैं। अभी इसका तो 4था साल चल रहा है मेरे ख्याल से कपिल का शो। ऑल्सो रजिया जी, मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो सुरभि जैसा शो आज के जमाने में बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। इसके कई कारण हैं। एक तो क्योंकि हमारे अब जिंदगी में कई नीश चैनल्स आए, तो जो सुरभि एक साथ परोसता था वो अलग अलग अब चैनल्स पे देखा जाएगा। बंट गया। ट्रैवलिंग है तो उसका ट्रैवल चैनल है, फूड है तो उसका एक अलग चैनल है, या यू नो एंटरटेनमेंट या ऐसा हो तो उसका अलग चैनल। तो मुझे लगता है कि वो जो हम सब कुछ दिखाते हैं एक ही कार्यक्रम में, वो करना इकोनॉमिकली भी बहुत बहुत मुश्किल है आज के जमाने में। आई एम श्योर सिद्धार्थ जी विल एग्री विथ मी ऑन दिस। और उसके जो मतलब अभी सब्सक्राइबर्स जो अपने हैं, जो श्रोता हैं टेलीविजन के, वो भी अब इतने बढ़ गए हैं, रीजन्स में इतने बढ़ गए हैं। मतलब मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, मुझे मालूम है कि मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र कभी हिंदी कार्यक्रम देखते ही नहीं है, सिर्फ मराठी कार्यक्रम देखते हैं। तो हर भाषा का ये आलम है। तो सोचिए कि एक ऐसा प्रोग्राम हो सकता है क्या जो पूरी देश को एक साथ पिरो सकता है? तो आज के जमाने में वो अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल होना चाहिए। आई विश कि ऐसा एक होना चाहिए क्योंकि उस जमाने में डीडी की मोनोपोली थी और उनका पूरा जो उसके पीछे जो सोच थी डीडी के पीछे, वो यही थी कि इतनी सारी भाषाएं, इतना सारा सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद हमको एक जो हम है उसको सेलिब्रेट करना है। तो वो हमेशा मतलब मुझे याद है बहुत अच्छी हर जगह की फिल्में हमने एवरी सैटरडे देखी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में कितनी सारी अलग अलग भाषाओं में देखी। संडे का हमेशा रहता था हिंदी फिल्मों का, एक कोई हिंदी फिल्म दिखाई जाती थी। तो हमेशा हमको याद आती थी कि हमारा देश इतने सारे राज्यों से, भाषाओं से भरा है। लेकिन आज हम अगर मराठी हैं तो हम पूरी जिंदगी बिता सकते हैं कोई और भाषा ना सुन के। हम अपना चैनल देख के पूरी जिंदगी ऐसी बिता सकते हैं। तो जो फिर प्रोग्राम्स बनते हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र स्पेसिफिक बनते हैं, पूरे देश के को साथ लेकर नहीं चलते। तो मुझे लगता है कि आज का दौर अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है। अब ये सही है ऐसा होना? अब यही वो आपने वो सही और गलत, हाँ नहीं बस मैं आपको इन दैट सेंस कि because we are representing India,
राइट, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग। मैं उर्दू बोलती हूँ, आप मराठी बोलती हैं, ये संस्कृत, वो भी इंडिया है, इंडिया का हिस्सा है। देखिए, आपको अगर हाँ सॉरी, अगर आपको सारी चीज लानी है तो फिर आपको एक नया मसाला डालना है उसमें। माफ कीजिए, लोग, काफी लोग जो है कपिल का शो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उसने एक नया मसाला डाला है। आपको ये चीज का एहसास शायद आपको होना चाहिए कि वो एक जमाना था जर्नलिस्ट का, आईएएस का जमाना था, और आज का जमाना है स्पेशलिस्ट का। तो वो ये जो प्रोग्राम्स भी हैं वो स्पेशलाइजेशन का एक मतलब रिफ्लेक्शन है। आज आपको अगर गाड़ी खरीदनी है, जो पहले लाइन में खड़े होते थे कि एक फिएट गाड़ी कभी हमको मिले, आज आपको अगर गाड़ी खरीदनी है तो आप पर्सनलाइज कर सकते हैं अपनी गाड़ी। वो गाड़ी जो है, उसका रंग, उसके कुछ चेंजेस वेंजेस जो है, डायरेक्टली पर्सनली आप कार की कंपनी के साथ एक संपर्क कर सकते हैं और आपको गाड़ी अपने घर तक डिलीवर हो जाएगी एज टू योर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। अब सिचुएशन ही बदल चुकी है। सो इफ यू डू नॉट टेक अकाउंट ऑफ दिस न्यू चेंज इन द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, आपका प्रोग्राम तो आप बनाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने प्रोग्राम बनाया, आप और आपके 2-3 मित्र देखेंगे उसको, प्रभावित नहीं होंगे लोग। लेकिन अगर हम फिल्मों ही की बात करें, और आप दोनों फिल्मों से आ रहे हैं, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर और एक्टर्स, आजकल जो फिल्मों में चल रहा है, जो कुछ हो रहा है इंडियन सिनेमा में, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? लेट्स से नेपोटिज्म, लॉबिंग और थिंग्स लाइक दैट। नेपोटिज्म, लॉबिंग, आप मुझे बताइए कि जब एक कमर्शियल मकसद है किसी फिल्म का, तो आप अपने अगर बेटे को और बेटी को आगे करने वाले हैं तो आप लॉस में ही आने वाले हैं, अनलेस उस बेटी और बेटी में ऐसी कला है और ऐसा अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है कि लोग उसको एक्चुअली चाहें। तो यू कैन नॉट डू इट बियॉन्ड अ पॉइंट। व्हाट इज नेपोटिज्म गोइंग टू गेट यू, एक्सेप्ट दैट यू विल बी probably making a loss. You have to get the best wherever it comes. और रजिया जी, मैं तो आउटसाइड, टोटल आउटसाइडर हूँ। मतलब मेरे परिवार में कोई भी फिल्मों से जुड़ा नहीं है, और मतलब मुझे दोनों किस्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स से लाभ मिला है। कुछ ये जो आउटसाइडर्स हैं और कुछ ये जो इनसाइडर्स हैं, जैसे सूरज बड़जात्या को ही ले लीजिए। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आते, अब आप उनको नेपोटिज्म कहेंगे क्योंकि उनकी प्रोडक्शन है, वही डायरेक्ट कर रहे थे, हाँ। लेकिन राजश्री का इतिहास देखिए आप, कितने सारे नए कलाकार, नए डायरेक्टर्स, नए टेक्नीशियंस को उन्होंने मौके दिए। तो अच्छा, हाँ, नेपोटिज्म तो हमने भी, रेणुका के मामले में हमारा भी नेपोटिज्म था, क्योंकि जब वो सूरज जी ने इनको चुना उनकी फिल्म के लिए, तो हमने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी लड़की है, ये करो ना, हमको भी मालूम है उसके बारे में। अब हमारा भी नेपोटिज्म इसमें शामिल है, उनको आगे बढ़ाने में। नॉट अगेंस्ट नेपोटिज्म ऑनेस्टली, क्योंकि आई बिलीव इट, मेरा जो कुछ है वो मैं अपने बच्चे को ही देना चाहूंगी, whatever, या मैं फिल्म में हूँ या बिजनेस में हूँ, या इवन ये छोटा सा मेरा टीवी चैनल है यहाँ, बट आप उसको, उनको सक्सेसफुल नहीं बना सकती हैं आप, उनको मतलब अपना जो है दे सकती हैं। के ऊपर है। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सी, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, इंटरव्यू कर रही थी मैं किसी का, मैंने कहा देखो, राजेंद्र कुमार जी सिल्वर जुबली कुमार कहलाते थे, लेकिन उनका बेटा बहुत खूबसूरत था पर नहीं चल पड़ा। कुमार कहाँ है आज? मेरा ख्याल है, रजिया जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये उम्मीद रखना फिल्म इंडस्ट्री से कि आपको सिर्फ आउटसाइडर्स को ही काम देना है और अपने लोगों को, जो हम एक दूसरे को जानते हैं, उनको बिल्कुल काम देना ही नहीं है, तो ये कोई गवर्नमेंट सेवा नहीं है जिसमें सब्सिडी देकर आप एनकरेज करें। ये एक बिजनेस है, ये एक कमर्शियल एंटरप्राइज है, जो प्रोड्यूसर्स अपना पैसा लगाते हैं, हार्ड अर्न्ड मनी ही होता है, वो कहीं से मिला हुआ नहीं होता है। तो राज कपूर वगैरह ये जो लोग हैं, चाहे अपने बच्चे को क्यों ना लिया हो उन्होंने, लेकिन वो मेरा नाम जोकर के साथ सड़क पे आए हैं, लेकिन फिर भी अपनी इंडस्ट्री में उन्होंने पैसे डाले हैं। तो आप उस इतिहास को कैसे नकार सकते हो? मतलब वो भी बात है ना कि आप रिस्क लेने तैयार हो। तो अगर प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर किसी पे भी पैसे डालने तैयार है, तो वो फिर बाद में लोगों को पसंद आए ना पसंद आए वो बात अलग है, लेकिन मेन चीज तो ये है ना कि उसमें अगर टैलेंट है या कुछ ऐसा स्पार्क दिखता है उनको, तभी तो वो पैसे लगाएंगे। कोई मुफ्त में तो काम नहीं करा रहा किसी से भी। तो मुझे लगता है कि ये कहना
कहना कि भैया आपको तो अपने लोगों को बिल्कुल देना नहीं चाहिए चांस, और ये इसकी बेटी है तो उसको नहीं देना चाहिए। भाई इंडस्ट्री के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो जो बच्चे इंडस्ट्री के होते हैं वो बचपन से सीखते हैं। उनको हम जैसे सीखना नहीं पड़ता, काफी समय लगता है हम जैसे लोगों को कि क्या चाल चलन है, उसी में सीखने में ही बहुत ज्यादा वक्त लगता है। वो सेट पे आए हुए बच्चे होते हैं, उन्होंने देखा हुआ होता है, और उसके बावजूद कुछ, जैसे आपने कहा उदाहरण दिया, नहीं चल पाते। लेकिन कई ऐसे हैं, जैसे आलिया भट्ट को ही ले लो या रणबीर कपूर को ही ले लो, ये इतने अच्छे कलाकार हैं, क्या वो टैलेंटेड नहीं है? I mean, they are one of the best talents in our industry. Are Alia Bhatt and Ranbir Kapoor. होंगे वो महेश भट्ट के बेटे और ऋषि कपूर साहब और नीतू कपूर के बेटे. That doesn't mean anything. उन जैसा I think मतलब अभिनय बहुत कम ही लोग करते हैं. ये एक सिलसिला. For me, it's a very ugly kind of way of looking at the industry. देखिए, also अच्छा लगता है लोगों को. Not just for people. इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट फॉर पीपल, मतलब जो भी लोग काम करते हैं, एक सेट पे 150 लोग होते हैं, उसमें सिर्फ हर राज्य से लोग आए होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, हर प्रकार के डिपार्टमेंट में जो जो लोग काम करते हैं, वो क्या सिर्फ नेपोटिज्म के वजह से आए हुए हैं इंडस्ट्री में? नहीं, वो सारी फिल्म इंडस्ट्री है. फिल्म इंडस्ट्री इज अ ह्यूज प्लेस, यू नो. सो एक सिर्फ बोल देना कि हाँ सिर्फ नेपोटिज्म चलता है क्योंकि कुछ कलाकार जो है उनको विरासत में मिला होगा, लेकिन फिर आगे जो करना है वो तो उनकी टैलेंट के बदौलत ही होता है. भाई बहुत स्ट्रगल होता है. सैफ अली खान का उदाहरण ले लीजिए, उनकी पहली फिल्म थी बेखुदी, जिसमें काजोल को भी इंट्रोड्यूस किया गया. 2 दिन के बाद उनको रिप्लेस किया क्योंकि he was not doing a good job. He is Sharmila Tagore's son, yet he was replaced. So no, I agree with you क्योंकि मैं खुद मैं अगर आपसे कहूँ, मेरी मम्मी को शौक है गाने सुनने का, पुराने गाने सुनने का, और जब मेरी मम्मी की शादी हो रही थी तो मेरे नाना ने उनसे पूछा कि तुम क्या लेके जाओगी अपने साथ, तो शी सेड के एक रेडियो दिला देना बाबू. She brought radio with her. और और मेरे पापा इंजीनियर हैं, तो आई मीन दोनों का बैकग्राउंड कहीं दूर दूर से भी बॉलीवुड नहीं है, दूर दूर से भी. लेकिन अगर आज मैं रेणुका शाहने और सिद्धार्थ जी से बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ तक खुद आई हूँ. मेरे पीछे कोई एक वो नहीं है कि भाई कोई गॉडफादर है या मुझे पुश कर रहा है. अगर सिद्धार्थ जी मना करते हैं कि नहीं बीबी मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो मैं चुप हो जाती. मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं होती शायद. मगर यू नो रजिया जी, ये जो एक्चुअली ये चौंचले होते हैं और ये एक न्यूज़ बनता है और लोगों को पसंद है कि जो आपको रोशनी में नजर आते हैं, जो ऊंचे हैं उनको जरा नीचे लाओ. अच्छा लगता है लोगों के, इनको चांटा मिल रहा है, इनको प्यार भी बढ़ जाती है. तो फिर ये इस चीज में एक ऐसा ही ये अफवाहें हिलती रहती हैं, लेकिन उसमें कोई ट्रूथ नहीं है, क्योंकि जो लोग इस पे जो है इशारा कर रहे हैं इस तरह का, दे हैव नथिंग टू डू विद द फिल्म इंडस्ट्री. Nor are they contributing, as Renuka said, to the film industry. Many of them. Okay, so do you think इस वक्त जो हमारा सोशल और कल्चरल हमारा जो एक घेरा है, जो हमारा सोशल और कल्चरल इंडिया है, उसमें निगेटिविटी बहुत आ गई है? क्यों आ गई? नहीं, मेरे ख्याल से वो दिखती आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे है, लेकिन सोशल मीडिया ये आभासी दुनिया है. इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पर कुछ बॉट्स भी होते हैं जो होते हैं, मतलब उनको रोजगार दिया गया होता है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी फैलाओ. ठीक है ना, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए कोई रोजगार नहीं दे रहा आज अनफॉर्चुनेटली. इसलिए हमको ये बार बार सुनने को मिलता है नेगेटिव एटमॉस्फेयर, स्पेशली ट्विटर पे तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलती रहती है. बट लकीली फॉर अस दैट इज नॉट द रियल कंट्री. मतलब हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल उससे अलग है, उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारा डीएनए नहीं बदला है. तो आई थिंक कि हमको ज्यादा ऐसी बातें करनी चाहिए rather than depend on the social media face of people. I feel
This is more a question कि जो bad news becomes viral, good news nobody listens. Nobody listens. Yep. So हाँ, तो somebody murders someone, it becomes a huge thing, and I'm sure there is. आज भी नहीं, वो मतलब 100 साल पहले भी ऐसे ही था, लेकिन इतना रिपोर्ट नहीं होता था. बट एक जमाने में एक क्रिटिक थी अमिता मलिक, तो जब उन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा, जो अपने क्रेडिट लाइंस आते थे ना, एंड में but nearly 100 people were taking part in the show, she said that the people who are featuring in the credit of Surabhi are a microcosm of the whole of India. उसमें हर तरह के लोग उसके अंदर हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सरदार है, सब कुछ लोग हैं. हमें तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या है. उनके टैलेंट से हमको मतलब है, और उनके जो है इन्वॉल्वमेंट और लगन से मतलब है. एक्चुअली ये चीज चलती आज भी वही. कई लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम सोचते हैं. और मुझे नहीं लगता है कि यंग जनरेशन भी कुछ इस तरह से सोचती है. काफी ये है. हाँ, बट वो एक हवा बहुत है कि ऐसा है और वैसा है. So we have to actually किया जाता है. Even in the US, मतलब जो political discourse है, and it's basically centered around राजनीति. मुझे लगता है कि राजनीति से हटकर अगर अपन देश को देखें, कोई भी देश को देखें, तो वो काफी संयमित रूप से पेश आता है. लेकिन ये राजनीति का ये जो दौर है, वो मेरे ख्याल से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम हो गई है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, उसको किया जाता है एक तरीके से. So I think that is one of the main. No, आपके अमेरिका की बात बिल्कुल. मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी फिल्म है, आपने पता नहीं देखी है कि नहीं. You should see it. I think it is called The First Man, and he is the head of Fox News. तो उसने कहा कि मैंने एक तरकीब निकाली है कि अगर हमें व्यूअरशिप और अपने ऑडियंस को काबू में रखना है, तो वी हैव टू बिकम रिपब्लिकन. अभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट्स अ रिपब्लिकन चैनल, एंड देयर व्यूअरशिप इज स्टडी. अगर आप फॉक्स न्यूज देखेंगे तो ट्रम्प इज विनिंग बाय 100 yards, एंड इफ यू लिसन टू CNN को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो तो गए काम से, अभी ओनली बाइडेन आने वाला है. सो वही होती है ना कि एक हवा चल गई है, और एक कमर्शियल चीज होती है, तो उसको निकालने के लिए, बात करने के लिए, तो इट इज एम्प्लीफाइड wrongly and unfairly. And I think in America too, there is a great desire, and the average American is not a bigot. I think they are very friendly and open still, no question. But it is maybe it is changing. कितना आप सुनेंगे, और उसके प्रभावित तो होंगे थोड़ा, to some extent. होते ही हैं प्रभावित. तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है. उन्होंने तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा नींव फैला दी है कि उसमें से कुछ पॉजिटिव, कुछ सही चीजें निकालना, सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो गया है. क्या आपने देखी वो फिल्म द सोशल डिलेमा? अभी नहीं. द सोशल डिलेमा, वो अपने बहुत अमेजिंग आई ओपनर. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सोशल मीडिया का, किस तरह से जो लोग जुड़े हुए हैं वेरियस प्लेटफॉर्म से, चाहे गूगल हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, या और जो बहुत बड़े ओहदे पे थे वहां पर, और फिर छोड़ गए बिकॉज उनको लगा कि ये जो जिस तरह की एल्गोरिदम्स एनकरेज की जाती है, वो समाज के लिए अच्छी नहीं है. एंड इट्स ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग दिखाते हैं. Yes. वो एल्गोरिदम से मतलब नहीं है कि ये डिसअफेक्शन हो रही है या राइट्स होंगे, उनको प्रॉफिट चाहिए. तो अगर एक चीज को बढ़ाना है और लोग उसको फिर सराहेंगे और उसको ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलेगा, तो वो चलेगा. प्रॉब्लम ये है. तो वी आर सेइंग द विलेन इज द ह्यूमन बीइंग, नॉट द, बिकॉज़ सम एक इंसान उसको चला रहा है, इंसान उसको डायरेक्ट कर रहा है. So we have to really change from there rather than from the मतलब आप कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी बहुत खराब है, मैंने ये एक्सीडेंट हो गया, ये गाड़ी का फॉल्ट है. आप चला रहे थे ना गाड़ी को, क्या प्रॉब्लम है? Okay, so Renuka di, from Surabhi to हम आपके हैं कौन, and then Ashutosh Rana साहब, and now माशाल्लाह 2 beautiful kids. लाइफ में इतना कुछ आपने आगे बढ़िए. ये तो एक फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, वो बहुत उन्होंने लिखा भी है, स्क्रिप्ट है. नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, अमेज़न पे आ रहा है. रेणुका, नेटफ्लिक्स पे उनकी अपनी फिल्म आ रही है. शी इज डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, I mean they are producing, she is directing a film written by her. अभी कौन सी?
रीटा तो पहले आ चुकी है। नहीं ये नई आएगी। त्रिभंग नाम है उसका, त्रिभंग। और उसमें काजोल, तन्वी आजमी, मिथिला पालकर और कुणाल रॉय कपूर है। वंडरफुल। कब रिलीज? So don't write her off with 2 children. She's going very far ahead. नहीं रजिया जी, अभी हम आपको we are going to take you to task on this. मैं आपको कह रहा हूँ, इनका एक आपको पता ही नहीं है, इनका तो ये तो फिल्म मेकर हैं, एक और करियर अरे भाई के बारे में तो बात की इन्होंने। नहीं मगर आप तो इनका एक दूसरा करियर है, वो तैयार हो रहा है, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। मैं रेणुका जी जो हैं, बोथ ऑफ यू, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पर नहीं आपको करना नहीं है, आप सिर्फ सुनिए, ये तो प्लेबैक सिंगर बनने वाली है बहुत जल्दी, और जरा सुनिए इनका। बहुत बेहद खूबसूरत गाती है, बहुत खूबसूरत गाती हैं। और मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मेरे साइड पे कभी गाए नहीं, मैंने सुना उनको हाल में, और मेरे तो हवाइयां उड़ गई। मैंने कहा रेणुका कितना खूबसूरत, अभी तुम ये करियर बनाओ, यही तो टाइम है। हाँ बिल्कुल बनाइए, क्योंकि नहीं मेरा सवाल यही था सिद्धार्थ जी कि रीटा तक आपने इतना कुछ किया है, लेकिन आप एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन, आपका जो फर्स्ट चॉइस थी वो डायरेक्शन था, और आपने रीटा भी बनाई। तो अभी जो आप कह रही हैं कि त्रिशता, क्या नाम बताया था अभी? त्रिभंग। तो त्रिभंग में क्या है, कैसी फिल्म है, और कब रिलीज हो रही है, कहाँ रिलीज हो रही है, ये बताइए। नेटफ्लिक्स पे रिलीज है, तो उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं सकती, बिकॉज उनके कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट में उनके होते हैं कि आप नहीं रिवील कर सकते। बट इतना तो कह सकती हूँ कि फैमिली ड्रामा है, इट्स एन इंटेंस स्टोरी, और महिला केंद्रित है, आई विल से, बट I would rather call it a human story more than man woman का इतना नहीं है। और as I said कि पिछले साल हमने शूटिंग करी, अभी लॉकडाउन में पूरा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था उसका, और अभी I think early next year मेरे ख्याल से रिलीज होगी on Netflix। Yeah. Wonderful. It's been produced by Ajay Devgan, Bani J. and Alchemy Films. और and produced of course by Netflix. It's a Netflix. And she, based on an award that she won for her script, so she has really worked for it. ये तो नहीं है कि मतलब मैंने ये स्क्रिप्ट नेपोटिज्म नहीं है इसमें। तो 2013 में मैंने शुरुआत की लिखना। वही ना, सही में नहीं, और 6 साल लगे मुझे एक्चुअली टू कम टू द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। और हाँ, तो वो काफी मेहनत की है स्क्रिप्ट पे ही, और अब फिल्म तो बनी है, और हम लोगों को काम करने में एक दूसरे के साथ जो सेट पे थे, मेरे टेक्नीशियंस वगैरह सब, बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे लगता है कि फाइनली क्रिएटिव जो प्रोसेस है वो भले कि आपने जो सोचा है वो थोड़ा सा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन करते समय आपको आनंद जरूर मिलना चाहिए, वरना क्रिएटिविटी का कोई फायदा नहीं है। कोई भी हम कर रहे हैं, लेकिन इवेंट तक पहुंचने की जो तैयारी है ना, वो इटसेल्फ बहुत द प्रोसेस इज मजा आना चाहिए वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका काम हर्ट करेगा। तो बिल्कुल, और सिद्धार्थ जी और मैं दोनों मतलब अग्री करते हैं इस बात से। मुझे लगता है हमारी जिंदगी का फलसफा ही ये है कि मंजिल से ज्यादा वो जो जर्नी है उसमें हमको ज्यादा आनंद आता है। सो द प्रोसेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही। तो अभी सिद्धार्थ जी, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं रेणुका जी के बारे में। रेणुका जी, आप थोड़ी सी इनके बारे में बताइए, ये क्या मैं बहुत चुपचाप रहता हूँ, शायद उनको नहीं पता भी नहीं, सुरभि फाउंडेशन वाली जो बात है वो तो डेफिनेटली हम चाहते हैं, क्योंकि ये एक धरोहर है। जैसे आपने कहा कि बहुत कम लोगों को अब वो जानकारी है, इस जनरेशन को तो डेफिनेटली नहीं है, जो शायद 2-3 जनरेशंस के जो बच्चे थे जिन्होंने सुरभि बड़े होते हुए देखा, उनको जो जानकारी मिली उस कार्यक्रम के जरिए, वो कहीं ना कहीं आज के जमाने के बच्चों तक और जो जवान हैं उन तक भी पहुंचना चाहिए। ऐसा सिद्धार्थ जी का बहुत मन था, और बहुत मतलब लोगों का भी ये मन है कि ऐसा होना चाहिए। तो उसका एक जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो अब डिजिटली उसको किस तरह से हम लोगों तक पहुंचाएं,
तो ये सुरभि फाउंडेशन का काम है। तो उसके लिए अगेन ये तो नहीं हो सकता है कि हम लंबे लंबे जो हैं रिसर्च के लिए निकाल दें और ये हमारे पास हिंदुस्तान का भंडार है। उसके लिए हमारा एक प्रयत्न, एक आइडिया है जो हमने साथ में काफी डिस्कस भी किया है, वो है कि जिसे हम कहते हैं लिविंग हेरिटेज। मतलब किस तरह से संस्कृति को आप जीते हुए देखें, आप उससे सराउंड हो जाएं। क्या हो सकता है कि आप एक थीम पार्क बनाएं। अब वो थीम पार्क में तो अपना वो डिज्नीलैंड वगैरह होता है, लेकिन क्या हिंदुस्तान हो सकता है उसमें? और क्या उसमें जो है वॉर्स होते हैं या आपकी जर्नीज होती हैं, आप उसको वर्चुअली भी दिखाएं। और अगर आपको एक जगह में, एक स्पेस में नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम्स हैं उसके भी, तो क्या आप उसको डिजिटली बना सकते हैं, अ गेटवे टू इंडिया। कि मतलब आप जस्ट क्लिक कैन यू, जैसे कि वो माइक्रोसॉफ्ट का था ना, वेयर डू यू वांट टू गो टुडे। So can we create a situation where do you want to go to India today in India? Yeah. Take that journey, and that is the kind of thing that we are thinking of. And so how can I help? How can BDC or IIFB should help? किस तरह से हम support कर सकते हैं आपको? No, do spread the word, and if we are able to connect with people who are interested in similar things, so हमसफर है, तो we will connect with each other and see how best we can make something, because this is particularly for people, I think, जो विदेश में रहते हैं। और मैं एक बार कहने वाला था कि आप जो हैं अपना फिल्म फेस्टिवल करती हैं, हमारे रेणुका जी ने कहा कि पूरी जिंदगी जो है अपने मराठी फिल्में ही देख सकते हैं या मराठी प्रोग्राम्स, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। हम तो देश में हैं, हिंदुस्तान में हैं, ये हमारा है, इधर है, तो आसपास में हमको सब नजर आता है। लेकिन विदेश में अगर आपको हिंदुस्तान की झलकी देखनी है और आपको समय नहीं है इस चीज के लिए, तो ये जो वर्चुअल गेटवे इनटू इंडिया जो होता है, वो बहुत ही enjoyable और interesting experience को इसको मतलब सिखा सकते हैं। they can watch and learn a lot. सिखाएंगे नहीं, आप खुद से अगर आप इसको देख के आप प्रभावित होते हैं तो फिर सीखेंगे आप। मजा लें, उस बात का आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आप बताइएगा इंशाल्लाह, और आप सेव कर लीजिए। whenever or wherever I can support this cause, I'll be there. I'm all better. I started writing my short stories in first story I wrote in 1987, which got first prize. मीर तकी मीर का पहला, I was 21 year old जब मुझे वो पहला अवार्ड मिला था पहली स्टोरी पर। It's based on जहेज हमारे यहाँ बहुत ही क्रूशल थिंग है, इवन स्टिल एग्जिस्ट। और जिनके पास पैसा है वो तो दिखा देते हैं, जिनके पास नहीं है आप जाके देखिए कि किस तरह से वो लड़कियां सफर कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, दे कांट मैरी। तो वो कहानी मेरी उस पर थी। एंड द जजेस कॉल्ड मी कि भाई ये बताओ, ये तुमने कहाँ से, कैसे तुमने सोचा। आई वॉज लिटरली क्राइंग, और अभी भी मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरी फूफो, मेरी जो बुआ थी, उनके नेबर में कहानी थी, नेबर की कहानी थी। और वी सॉ दैट, अजीब व गरीब है, बी अम्मा नाम है उसका, और उसके लिए मुझे मीर तकी मीर अवार्ड भी मिला था कि सबसे छोटी अफसाना निगार इन उर्दू। तो सिंस देन मैं कर रही हूँ यहाँ। मैंने अभी यहाँ आकर भी शुरुआत उसी से की थी। मैगजीन निकाली थी दीदावर के नाम से 5 साल, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़ा मुश्किल हो रहे थे या मिलना, तो बंद कर दिया। और फिर दूसरा मेरा जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई कैन डू इज फिल्म, क्योंकि each day I saw one film. Wow. Big film buff. तो हम तीनों राइटर्स हैं। जी आप भी राइटर हैं, रेणुका भी राइटर है, मैं भी लिखता हूँ, जो भी स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, और अब मैं किताब लिख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें ये है, एक इवॉल्व होता है, टाइम निकलता है। मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि रजिया चाहे कुछ हो जाए बेटा, पर तुम अपनी 7 बहनों की कहानी जरूर लिखना। सो आई एम स्टार्टेड राइटिंग, क्योंकि 2 years बैक माय यंगेस्ट वन, 7th, शी वाज 33 year old and she passed away during pregnancy. Oh, how sad. Oh, that's really sad to know. उसने हमें मतलब तोड़ के रख दिया है, बुरी तरीके से तोड़ के रख दिया था, kills us पूरी तरह। देन आई स्टार्टेड कि कैसे करूं। तो मैं अभी एक कहानी लिख रही हूँ, 7वीं शहजादी।
So hopefully Oh. it will. तो मैं ये मेरा अब ये इंटरव्यू थोड़ा सा रिवर्स होगा, अभी जितना भी अभी खत्म भी कर लेंगे शायद, लेकिन लास्ट क्वेश्चन टू यू, जी, आपके हस्बैंड आपको इसमें सपोर्ट करते हैं कि नहीं? oh absolutely, I can't do आप बताइए उसका। विदाउट हिम। ही इज, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब मैंने ये कहानी लिखी थी तो उसके फौरन बाद मेरे अपने ही एक फैमिली में, मेरे पापा के फैमिली में एक बच्ची की परेशानी हो रही थी शादी को, तो पापा ने मेरे लिए जो फर्नीचर का पैसा रखा था, आई टुक ऑल दैट मनी आउट ऑफ माय बैंक एंड गिव इट टू हर। आप लोग शादी करो भाई, तुम जाओ, मैं तो अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ कर लूंगी, पर यू आर नॉट एजुकेटेड, तो आफ्टर योर पेरेंट्स व्हाट विल यू डू? और पेरेंट भाभियां कौन रखता है यार। तो वो चला गया था, तो मेरी तो शर्त ही ये थी कि मैं शादी उसी से करूंगी जो बगैर जहेज के लेके जाएगा मेरे को। शादी हो गई, आई वॉज जस्ट वेटिंग एंड ही केम एंड ही सेड के नहीं, आप रजिया को हम उन कपड़ों में लेके जाएंगे जो हम लेकर आएंगे। एंड एक सेट, एक सूट, एक बुर्का। I wore बुर्का फर्स्ट टाइम, पर इट्स ओके, आई मीन आपकी 99% शर्तें पूरी हो रही हैं तो 1% की बुर्के की ओढ़ लो। एंड I wore 2 years in India because father was very religious person। और उसके बाद तो आप देख रही हैं मैं यहाँ बैठी हूँ ऐसे। आज हम उस दौर में रह रहे हैं रजिया जी, जहाँ पे शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट, अब मतलब शादी सबका मकसद हुआ करता था, आज मुझे लगता है शादी से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग या यू नो ए लविंग पार्टनर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बनस्पत के जल्दी से शादी कर लो, खत्म कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद जो अगर आपके पास पार्टनर अच्छा नहीं है तो देन लाइफ इज हेल। Yeah, very true. It is, so शादी मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में, which is again a change, जैसे आपने सोशल मीडिया का कहा, I don't think young people are that interested in just getting married now. They want to make a life for themselves, and they probably want to find their partner more than being given to them. But I may be wrong. Renuka, what do you think? No, I think you're absolutely right, and I think यही सही तरीका है। हालांकि आज भी यंग जो लोग हैं वो अरेंज मैरिज फिर भी पसंद करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज वो चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को भी मतलब वो सुकून दे कि हाँ कि उनकी मतलब विदाउट देयर परमिशन थोड़ा सा आज भी हिचकते हैं लोग, बिकॉज वी आर फैमिली ओरिएंटेड। पर मुझे लगता है कि लव मैरिजेस आर कन्वर्टेड इनटू अरेंज्ड मैरिजेस वेरी ऑफन। कि भाई लव हो गया, फिर उसके बाद सहमति ले ली, उसके बाद फिर सब लोगों ने आशीर्वाद देके उसके बाद शादियां हो गई। ये अरेंज मैरिज का एक तरीका है। पर डेफिनेटली इवन इन अरेंज मैरिज कोई सिर्फ देख के तो आजकल शादी नहीं करता, बातें करते हैं, दे शेयर यू नो टाइम बिताते हैं, उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। तो वो जमाना गया कि जब आपने देखा भी नहीं, मम्मी पापा ने ही देखा और हाँ कह दी, और यू नो ऑल दीज थिंग्स नाउ आई थिंक आर अ बिट थोड़ा सा कम है। यानी कि लव आजकल अभी है रिसेंटली। और जैसे सलमान खान ने आपको बोला था ना कि लव है पर जिसे आपको अरेंज कराना है। करेक्ट still exists even after 25 years of हम आपके को। Oh yes तो I wish कि मैं और बहुत सारी बातें करूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का, पर it is 1 hour हो गया। आपके यहाँ तो मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग है, आप एकदम सुबह उठते ही साथ आपने बातें शुरू कर दी हमारी। बट ये आपको अभी सीखना है, क्योंकि यही तो अब नई जिंदगी है। लोग मुझे कहते थे और मैं भी सोचता था कि जब ये खत्म होगा, और जैसे रेणुका जी ने कहा जब वैक्सीन आएगा, लेकिन जाएगा नहीं। अभी ये जो न्यू नॉर्मल है यही है। वैक्सीन भी आएगा, बहुत टाइम लगेगा, सबको मिलेगा, इफेक्टिव होगा नहीं होगा, और तब तक क्या कोई नया म्यूटेशन नहीं होगा, हु नोज के उसके बाद क्या होगा। आप मेरा नेक्स्ट देखिएगा जिसमें we are Renuka, you'd be interested. It is called the End of the World. And one of the most famous persons in the world has predicted that as we continue like this without doing anything,
100 years maximum, the world will face an extinction. There have been 5 extinctions up to now. This will be the 6th extinction. और इस extinction में ये प्रॉब्लम नहीं है नेचर को और प्लैनेट को, वो तो सरवाइव करेगा, वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा, उसको बेहद मिलियन ईयर्स लगे, हम जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, और जाने भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हमारा तो समय समाप्त हो गया है। हमने जिस तरह से वो मतलब ये किया है ना, अपना पृथ्वी को ट्रीट किया है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वी डिजर्व टू गो। अभी लोकस्ट आए हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, वाइल्ड फायर चल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, कोविड आया है, भाई समझो। अगर नहीं समझोगे तो मरोगे, खत्म हो जाएगा। नेचर आपको उसकी आपको जरूरत नहीं है, आप उसको मिसट्रीट करोगे, वो तो सरवाइव करेगी, 1000 साल के बाद फिर से वापस आ जाएगी, आप तो नहीं होंगे वहां पे। डायनासोर के बाद हम आ गए, हमारे बाद कोई और आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है hopefully better than us। अच्छा, वो जैसे रेणुका जी ने कहा कि वो टाइम हो गया अपने देश का, अपने लोगों का, तो हमारा भी टाइम मेरे ख्याल से हो रहा है अभी। 1 घंटा। Thank you so much for giving me time. It is so much fun to chat with you. Thank you.